हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनय कुमार सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर JSPG कॉलेज सिकंदराबाद। वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? PDF वगैरह पढ़ रहे हो कि नहीं? YouTube पर व्यूज़ भी बहुत कम आ रहे हैं आप लोगों के। एक बार खोलने की जहमत नहीं उठाते हो आप लोग? अरे वीडियो आप लोगों के लिए ही तो बनाई जा रही हैं। लॉकडाउन का फ़ायदा उठाइए। ये जो समय मिला है इसमें से अच्छे से पढ़ाई करो। वैसे भी लॉकडाउन में फालतू घूमना तो बंद ही है। पढ़ाई के सहारे आपका टाइम भी यूटिलाइज होगा और नॉलेज भी बढ़ेगी। आशा करता हूँ आप मेरी बातों पर ध्यान देंगे। चलो तो आज हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। पिछली कक्षा में हमने कश्मीर विवाद के बारे में पढ़ा। आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा, भारत विभाजन के बाद से ही भारत पाकिस्तान में काफ़ी बातों को लेकर मनमुटाव रहा। उसमें कश्मीर विलय ने आग में घी डालने का काम किया और स्थिति युद्ध तक आ गई। तभी से मतलब 1947 से ही कश्मीर विवाद भी भारत की समस्याओं के साथ जुड़ गया। स्टूडेंट्स, कश्मीर विवाद के भी कुछ मुख्य कैरेक्टर थे। जैसे हर कहानी में या हर मूवी में होते हैं, उसी प्रकार कश्मीर विवाद में भी कुछ कैरेक्टर थे जिनके नाम हम मूलतः जानते हैं। शेख अब्दुल्ला, पंडित नेहरू, ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से माउंटबेटन, बेबल आदि, पाकिस्तान की तरफ से जिन्ना और कश्मीर से महाराजा हरि सिंह। कश्मीर मुद्दा भी कहीं न कहीं इनके द्वारा ही उपजा। इन्हीं की वजह से कश्मीर का विलय भारत में हुआ और भारत को स्वतंत्रता के तुरंत बाद एक युद्ध भी लड़ना पड़ गया, जिसका परिणाम यह हुआ, कश्मीर पर तो भारत ने अधिकार कर लिया, पर यह अधिकार बहुत से विवाद लेकर आया। स्टूडेंट्स, तो अब हम शुरू करते हैं। थोड़ा सा इसको और भी डालेंगे। इसके जो पहले जो समस्या आई वो किस वजह से आई। तो शुरू करते हैं 25 जुलाई 1947 से, जब लॉर्ड माउंटबेटन ने रियासतों के लिए हुए एक सम्मेलन में कहा कि प्रत्येक रियासत अपने भविष्य के लिए निर्धारण हेतु स्वतंत्र है। वह चाहे तो पाक में या भारत में मिले या स्वतंत्र रहे, किंतु भौगोलिक परिस्थितियों का ध्यान अवश्य रखे। जम्मू कश्मीर के महाराजा ने स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया। स्टूडेंट्स, जिन्ना लगातार महाराज पर पाक में विलय का दबाव बढ़ा रहे थे और महाराजा स्वतंत्र रहना चाह रहे थे। इसी बीच शेख अब्दुल्ला भी यही चाह रहे थे कि कश्मीर से राजतंत्र खत्म हो जाए, इसको एक स्वतंत्र राज्य बनाया जाए। 1930 के दशक में शेख अब्दुल्ला ने जन आंदोलन और असफल विद्रोह को अपनी ढाल बनाया। अब्दुल्ला ने कश्मीरी पंडितों से स्पष्ट कहा कि या तो भाग जाओ या मुस्लिम बन जाओ या मर जाओ। स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखो, एक चीज़ देखने में आती है कि अंग्रेजों ने इस प्रकार बदलती भूमिका को देखकर अब्दुल्ला को अपना मोहरा बना लिया और महाराजा के खिलाफ षड्यंत्र तेज कर दिए। अब्दुल्ला भी राजनीति चमकाने में लगा हुआ था। उसका सपना स्वतंत्र राज्य का प्रधानमंत्री या सुल्तान बनने का था। अब्दुल्ला ने कांग्रेस समर्थन पाने के लिए 1939 में मुस्लिम कांग्रेस का नाम बदलकर नेशनल कांग्रेस रख दिया। स्टूडेंट्स, जहां यह सब कुछ कार्य हो रहा था या चल रहा था, उसी समय एक तरफ द्वितीय विश्व चल रहा था, जिससे ब्रिटेन की आर्थिक हालात काफ़ी खराब हो चुके थे और वह अपने उपनिवेशों पर नियंत्रण रख पाने में असहाय हो रहा था। स्टूडेंट्स, यही कारण था कि 1945 में विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटेन
अपने पैर सिकोड़ने की योजना बनाने में लग गया था। वैसे तो वो गिलगिट की तरफ काफ़ी आकर्षित था और उसके लिए काफ़ी बार उन्होंने आक्रमण भी किए, पर वो पूर्ण तरह से उस पर कब्जा नहीं कर पाए। और भारत के आज़ाद होने के बाद तक भी गिलगिट उनके हाथों में नहीं आया, किंतु वो अपने इस स्वप्न को नहीं भूले और प्रतिशोधवश उन्होंने भारत बंटवारे का बीज बो दिया। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि भारत बंटवारे का, जब से भारत बंटवारा हुआ, भारत और पाकिस्तान बने, उसी टाइम से कश्मीर विवाद उत्पन्न होता है कि कश्मीर एक बड़ी रियासत थी जिसको अंग्रेज़ों ने ये कह दिया था कि अंग्रेज़ों ने, या फिर जो उस टाइम की नीति बनी थी उसमें ये कह दिया गया था कि जो रियासतें अपने आप स्वतंत्र रहना चाहती हैं वो रह सकती हैं, और जो अपने साथ मतलब जो भी भारत और पाकिस्तान में मिलना चाहें उनमें अपना विलय कर सकती हैं। और इसी बात को देखकर राजा हरि सिंह, जो वहाँ के हिंदू प्रतिनिधि थे, उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि इस टाइम करना क्या है, क्योंकि वहाँ जो जनता थी वो बाहुल्य जो था वो मुस्लिम था और शासक हिंदू, तो इस वजह से वो कोई निर्णय नहीं ले पा रहे थे। और इसी कारणवश उन्होंने भारत से नहीं, अपने आप को मतलब स्वतंत्र रखने के लिए बात कर रखी, और इसी बीच में पाकिस्तान ने उस पर अटैक कर दिया कबीलाई सेना के द्वारा, जिसकी वजह से उसने भारत से मदद मांगी। ठीक स्टूडेंट्स, तो हम एक चीज़ और देखते हैं, इधर कश्मीर को लेकर जिन्ना और शेख अब्दुल्ला में मनमुटाव भी काफ़ी बढ़ गया था। अतः अब्दुल्ला ने कम्युनिस्टों से साठगांठ की और स्वतंत्र कश्मीर का सुल्तान बनने का सपना देखने लगा, और इसी वजह से महाराजा हरि सिंह के विरुद्ध कश्मीर छोड़ो आंदोलन छेड़ दिया। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मुख्य कैरेक्टर जो है इसके अंदर अब्दुल्ला भी है और पंडित नेहरू भी है। तो अब्दुल्ला भी ये नहीं चाहता था कि हरि सिंह यहाँ पर राजा बना रहे, और इसी वजह से वो उसके विरोध के लिए मतलब वो कोई ना कोई कदम उठाता रहता था, जहाँ पर जिसको पंडित नेहरू का भी सहयोग था और साथ में कहीं ना कहीं उसे अंग्रेज भी सहयोग कर रहे थे। पंडित नेहरू से अच्छे संबंध बने होने की वजह से अब्दुल्ला हरि सिंह के विरुद्ध साजिश रचने में लगा हुआ था। महाराजा ने शेख अब्दुल्ला को 1948 में गिरफ्तार कर लिया। इस पर पंडित नेहरू ने कश्मीर जाकर सत्याग्रह करने की घोषणा की। हरि सिंह पर शेख अब्दुल्ला को छोड़ने का दबाव बनाया और हरि सिंह के कश्मीर छोड़कर जाने के लिए दबाव बनाया। वह यह चाहते थे कि महाराजा रियासत का भार अब्दुल्ला को सौंप दें और कश्मीर को छोड़कर चले जाएं। स्टूडेंट्स, बेसिकली देखा जाए तो भारत विभाजन के बाद जम्मू कश्मीर के महाराजा द्वारा स्वतंत्र रहने का निर्णय करना ही कश्मीर समस्या का मूलतः कारण बन जाता है, क्योंकि अगर ऐसा ना होता, वो स्वतंत्र रहने के लिए ना बोलते और पाकिस्तान उस पर अटैक ना करता, तो इंडिया का हस्तक्षेप उसके अंदर कभी ना होता। उसी डर के कारण राजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी और एक एग्रीमेंट पे हस्ताक्षर किए, जिसके अंदर उन्होंने कश्मीर को उसको कुछ शर्तों के अनुसार सौंप दिया। क्योंकि पाकिस्तान के जिन्ना यह सोच रहे थे कि कश्मीर अंततः हमें मिल जाएगा, ऐसा नहीं हुआ और पाक ने कबाइलियों के रूप में अपने सैनिकों से कश्मीर पर हमला करवा दिया और इससे ही युद्ध की शुरुआत हो गई। स्टूडेंट्स, सन 1947 से और उसके बाद से संक्षेप में हम कह सकते हैं कि कश्मीर समस्या के लिए जितने अंग्रेज दोषी थे, उससे कहीं अधिक पंडित नेहरू और शेख अब्दुल्ला दोषी थे।
स्टूडेंट, जब महाराजा ने भारत से मदद मांगी तो भारत ने उसकी मदद शर्तों के आधार पर की थी। जैसे कि मैंने अभी बताया, भारत ने अपनी सेना को आदेश दिया कि कश्मीर में जाकर दुश्मन की सेना को पीछे खदेड़ दे। भारतीय फौज ने कश्मीर में उतरते ही पाक फौज को पीछे हटने पर बाध्य कर दिया। जब उसने पाक सेना को पीछे हटने के लिए बाध्य कर दिया और अपना कब्जा आगे तक बढ़ाने लगे, तो जिन्ना को लगा कि यदि यही स्थिति बनी रही तो फौज द्वारा हड़पी ज़मीन वापस चली जाएगी। मतलब जो उनको फ़ायदा हुआ था इस लड़ाई से, उन्होंने कब्जा कर लिया था कश्मीर पर, वो सब बेकार हो जाएगा और जो ज़मीन थी वो सब वापस चली जाएगी। तो जिन्ना ने माउंटबेटन से संपर्क करके नेहरू से युद्ध विराम लगाने को कहा। कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिन्ना ने ही बोला था कि युद्ध विराम लगाया जाए। ठीक है, तो जिन्ना ने बोला था कि युद्ध विराम लगाया जाए और इसके अंदर यह बात उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ से भी उठाई और पंडित नेहरू से भी उठाई। तो पंडित नेहरू ने माउंटबेटन व लेडी माउंटबेटन के आदेश अनुसार आनंद फानन में 28 अक्टूबर 1947 की शाम को रेडियो पर प्रसारण द्वारा घोषणा कर दी और युद्ध विराम लगा दिया गया। सेना अभी काफ़ी अच्छी स्थिति में थी, वह आगे बढ़ भी सकती थी और काफ़ी जो आगे का एरिया था उसको भी कवर कर सकती थी। पर अब्दुल्ला आदि या और भी कोई राजनीतिज्ञ या फिर जो ब्रिटिश शासक रहे थे, उन लोगों ने ऐसा नहीं होना दिया। इस प्रकार कश्मीर का 78,114 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पाक के कब्जे में रह गया। स्टूडेंट्स, पाक की नज़र आज भी कश्मीर पर लगी हुई है। वह आज इतने वर्षों पश्चात भी कश्मीर का मोह नहीं त्याग पा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका ये पॉलिटिकल फ़ायदा उठाता है। अपने यहाँ इलेक्शन जब होते हैं तो उसका कहीं ना कहीं वो कश्मीर का इस्तेमाल इस चीज़ में करता है और आए दिन वह कश्मीर पर आतंकी हमले करवाना, वहाँ की जनता को बरगलाना पाकिस्तान की यह आम आदत हो चुकी है और आम बात हो चुकी है। वह आतंकवादियों को हथियार सप्लाई करता है, उनकी मदद करता है। चीन भी पाकिस्तान की मदद करता है। पाक द्वारा अवैध रूप से कब्जे वाली पीओ की जमीन से चीन को काराकोरम राजमार्ग के विस्तार में पाकिस्तान ने ही मदद की है, ताकि वहाँ से चीन का प्रभाव और ज़्यादा पड़ जाए और भारत की स्थिति हमेशा उससे विवाद की ही बनी रहे। स्टूडेंट, कश्मीर विवादित अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है और उस मुद्दे का समाधान इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी सारे देशों की निगाहें गड़ी हुई हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ भी इसके ऊपर कोई भी सही डिसीजन नहीं देता है। वो कई बार कहता है कि जनमत संग्रह करा दिया जाए और जनमत संग्रह कराने के बाद जो भी वहाँ पर जनता ज़्यादा है उसके हिसाब से, और जो वो चाहती है कि पाकिस्तान में विलय कर ले या भारत में विलय कर ले, उसके आधार पर उसको रखा जाए या फिर वो स्वतंत्र राज्य के रूप में रहे। मतलब वही जो पुरानी स्थिति थी उसको दोबारा लेके आना चाहते हैं, पर ऐसा पॉसिबल तो है नहीं, क्योंकि अब भारत जब से आज़ाद हुआ है और पाकिस्तान और कश्मीर को उसने अधिकृत किया है। ठीक है, अधिकृत किया है, चाहे युद्ध के स्तर से उसे जीता है, तो तब से पूरी देख रेख जो है वो कश्मीर की वो भारत के ही अंडर में आती है और भारत का अब ये अभिन्न हिस्सा है जिसको वह अलग कभी नहीं होने देगा। क्योंकि नॉर्मली सी बात है कि अगर हम ऐसा करते हैं कि आज हमसे अगर पाकिस्तान कहता है कि कश्मीर दे दो या फिर कोई और कंट्री ये कहता है कि आप ये वाला अपना हिस्सा दे दो, तो मतलब पूरा क्षेत्र हमारा छिन्न भिन्न हो जाएगा और बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा कि हमारा देश
के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, और ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है और ना ही हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर वैसे देखें कि जो ये विवाद है और युद्ध के बाद जो स्थिति हो गई थी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इतना एरिया उन्होंने कवर कर लिया था और जो बाकी हिस्सा था फिर वो इंडिया के पास रह गया। ठीक, तो स्टूडेंट्स, तो जो ये एरिया बना जम्मू और कश्मीर से जो कटा हुआ हिस्सा है पाकिस्तान की तरफ का और भारत की तरफ का, इनके बीच में एक लाइन खींच दी गई जहाँ तक मतलब पाकिस्तानी सेना घुस चुकी थी, या फिर मतलब भारतीयों ने जहाँ तक पाकिस्तान की सेना को खदेड़ दिया था, उसके बीच में एक सीमा रेखा बना दी गई जिसको हम LOC कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसके द्वारा इन दोनों का विभाजन किया जाता है। ठीक, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन दोनों के बीच में सीमा जो बना दी गई LOC है, और इसी तरह से ही हमारी जो सीमाएं हैं मतलब देश की, वो अलग अलग कंट्री से अलग अलग जुड़ी हुई हैं, और वो कुछ सीमाएं तो हमारी ऐसी भी हैं जो राज्यों से जुड़ी हुई हैं, मतलब एक तरफ राज्य है और दूसरी तरफ देश और राज्य की सीमा अलग अलग जुड़ी हुई है। तो मतलब हमारी जो अगर देखें कि सामरिक दृष्टि से अगर हम देखें तो हमारे भारत की स्थिति हर जगह से जहाँ पे लैंडलॉक मतलब ये होती हैं कंट्रीज़ होती हैं उससे घिरी हुई है। हालांकि तीन तरफ से हमारा जो देश है वो पानी से घिरा हुआ है, पर ऊपर का जो क्षेत्र है सारा वो पाकिस्तान और इधर आपका नेपाल और फिर आपका चाइना, भूटान और फिर इधर बांग्लादेश आ जाता है आपका, जो मतलब पहले पूर्वी पाकिस्तान था 1971 में, जैसे भारत ने ही अपने आप आज़ाद कराया था, तो वो भी इसी एरिया में मतलब इन सब लोगों की सामरिक जो है इनसे बचाव के लिए भारत को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और यह मतलब इसके लिए हमेशा उसे तैयार रहना पड़ता है, क्योंकि भारत एक ऐसी कंडीशन में है जिसको हर कोई देश ये चाहता है कि वो इससे आगे ना बढ़े। ठीक है, जैसे कि उसमें अब देखो, आप देख सकते हो कि चाइना भी सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है कि इंडिया को कहीं ना कहीं कमज़ोर करने की स्थिति में लगा रहता है, चाहे उसमें अमेरिका हो, चाइना हो, और इनका समर्थन देने के लिए पाकिस्तान सबसे पहले आगे रहता है। ठीक है, तो आपने देखा जैसे कि पाक और भारत के बीच में हमने LOC आपको बताया कि लाइन ऑफ कंट्रोल है, इसी तरह से चाइना 1962 में जब उसने युद्ध किया था और भारत पर अटैक किया था, तो उसके बाद भी एक इनके बीच में जो एक रेखा बन गई, मतलब रेखा ऐसे नहीं बनती, कोई रेखा ऐसी बन दी जाती है, मतलब एक काल्पनिक रेखा होती है जिसके द्वारा हम मतलब उस क्षेत्र को बांट देते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा मतलब इस कंट्री का और यहाँ से यहाँ तक इस कंट्री का, है ना। तो ये सीमा रेखा वाली जो मतलब सीमा वाली बात है, ये हमारा एक नेक्स्ट चैप्टर है, उसके अंदर भारत पाक सीमा है, और उसके नेक्स्ट में फिर आपका चीन से है, तो मतलब आगे आगे जैसे हम चलेंगे वो पढ़ते चलेंगे। फ़िलहाल अभी आपका जो था यही था कि जो कश्मीर समस्या है वो आपको पढ़ा दिया गया है, और नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका है भारत पाक सीमा समस्या, है ना, तो वो पढ़ेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि आपको जो मैंने पढ़ाया वो समझ में आया होगा। और स्टूडेंट को प्लीज़ आपसे एक चीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप वीडियोस को ज़रूर देखो, वीडियोस को लाइक भी करो, ताकि मुझे पता लगे कि आप वीडियो देख रहे हो। अगर वीडियो आप देखोगे तो बनाने का फ़ायदा क्या है, तो कम से कम ये है कि आप वीडियोस को देखो और लाइक करो, मुझे भी पता लगे कि आपने वीडियो पढ़ी है, मतलब देखी है और पढ़ी है। तो जब ऐसा मुझे रेस्पॉन्स मिलेगा तो मेरे को भी अच्छा लगेगा और मेरे को मेहनत करने का मन भी करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो तो ठीक है, फिर आज का टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।